हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट 15। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इन 1962 हु पब्लिश द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन विच आउटलाइन द थ्योरी ऑफ हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स वुड कम कुड मूव, लेटर कोल्ड सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग। नंबर वन ऑप्शन, जॉर्ज एडवर्ड बैकस, अल्फ्रेड वेजनर, लुइस ब्यूअर, हैरी हेमोंड हेस। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1966 में, सॉरी 1962 में एक थ्योरी पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, क्या था वो थ्योरी? द हिस्टोरी ऑफ ओशियन बेसिन। ठीक है, जो ये बतला रहा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है कैसे मूव हुए, ठीक है, या सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हुए, ये सारी चीज़ें बतलाती है। वो थ्योरी जो है किसने दिया था? ठीक है, तो उसका क्या नाम है? द हिस्टोरी ऑफ ओशियन बेसिन जो है वो किसने पब्लिश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी हेमोंड हेस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर के बना है और वो मूव होते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग का भूकंप आते रहता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ये किसने दिया था? तो ये हो जाएंगे हैरी हेरमोंड हेस जी ने। ठीक है, ये सुने होंगे हम लोग का जो सी फ्लोर है, ठीक है, वो स्प्रेड होता हुआ था। ठीक है, उसी तरह से ये सुने होंगे कि हम लोग का जो पहले अर्थ हुआ करता था वो पेंजिया ये होता हुआ करता था, एक हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग बढ़ गए प्लेट्स, जैसे कि ल्यूरेसिया हो गया, गोंडवाना प्लेट हो गया। ठीक है, उस तरह से आहिस्ते आहिस्ते ये सेपरेट हो गए। तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था यही दिया गया था किसके द्वारा? हैरी हेमोंड हेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ल्यूकोडर्मा इज ए डिजीज ऑफ आई, थ्रोट, स्किन या लीवर? ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा स्किन। देखिए, डर्मा मतलब ही होता है स्किन। ठीक है, तो स्किन का प्रॉब्लम होगा तो डर्मा होगा। ठीक है, तो ल्यूकोडर्मा का मतलब क्या होगा कि स्किन में जो ये आ जाते हैं, वाइटपन आ जाता है। आपने देखा भी होगा अड़ोस पड़ोस में कहीं पे कि इस तरह का बीमारी देखने को मिलता है कि उसका पूरा बॉडी वाइट 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 हो गया है। मैंने एक्चुअली होता क्या है, उसका जो स्किन है वो अपना पिगमेंट खो देता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन जो है वाइट हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं उसमें, उसी को बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। अगला सुनिएगा। द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज हेलीबिदु, चंद्रागिरी, हम्पी या कोंडेविडु? तो विजयनगर सिटी को क्या कहला जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। तो हम्पी कैपिटल हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, और इसको मान्यता भी दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, हेरिटेज साइट माना गया है हम्पी को। ठीक है, और ये है कहाँ एक्चुअली में अभी जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, अगला सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद तुगलक? ठीक है, तो कहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन से तुगलक डायनेस्टी रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन के द्वारा बजाय कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, कॉइन्स जो बनाए थे वो कॉपर कॉइन से बनाए थे, लेकिन उससे पहले जो होता हुआ करता था वो सिल्वर कॉइन्स बनते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ऐसा किया, ठीक है, इसका क्या नाम रखा था? जित्तल रखा था। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ करते थे? सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक है, इसने क्या किया? कॉपर कॉइन्स लेकर के आया, और ये कॉपर कॉइन्स जो है इसने ये सोचा था कि सिल्वर सिल्वर का जो शॉर्टेज है, ठीक है, सिल्वर का जो शॉर्टेज हो रहा है उसको कॉपर कॉइन से ये कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। बट इस पे ये भारी इसलिए पड़ गया क्योंकि कॉपर कॉइन्स हर जगह बनने लग गए। ठीक है, काउंटर फिटिंग जिसको बोलते हैं, मतलब नकली नकली कॉइन्स बनने लगे हर जगह, जिसकी वजह से ये जो इसका जो दाव चला था, ये सिल्वर का शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए जो
कॉपर कॉइन लाया था ये इसी पे ही भारी हो गया, क्योंकि हर जगह हर कोई कॉपर कॉइन बनाने लग गया था। तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, इनमें से कौन सा रीजन है जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, मैंने अर्थक्वेक ज़्यादा आता है? डेक्कन प्लेटू, गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट की बात की कि टेक्टोनिक प्लेट टकराने की वजह से अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो इन रीजन्स में से सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में आता है? ठीक है, कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। ठीक है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो है वो टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्रीज में है, और बाउंड्रीज में ही जो टकराता है टेक्टोनिक प्लेट वो बाउंड्रीज पे ही टकराता है। तो बाउंड्रीज पे टकराने के कारण सबसे ज़्यादा जो सिस्मिक वेव होता है वो वहीं पे जनरेट होता है। ठीक है, बाउंड्रीज पे ही। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है कि कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विथ एंड यूरेशियन प्लेट। तो अभी मैंने देखा है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है टकराने की वजह से गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। हनी दैट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुगर डज नॉट डिके बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव in an active state as it is totally deprived of oxygen. It contains natural antioxidant that prevent bacterial attack. Bacteria cannot survive in an active state in a solution of high osmotic strength as water is drawn out. या none of these. ठीक, कर लिया होगा आपने आंसर। समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि हनी जो है, हनी के पास काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन शुगर का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हनी में शुगर होता है, लेकिन वो ख़राब क्यों नहीं होता है? ठीक है, ख़राब क्यों नहीं होता है? क्या बैक्टीरिया वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता है क्योंकि ऑक्सीजन डिप्राइव होता है? ठीक है, या फिर नेचुरल उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाता है, या बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है इन द सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो है वो हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ वहाँ पे होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, किसमें? हनी में काफ़ी ज़्यादा ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ सरवाइव नहीं कर पाता है। एट लो टेम्परेचर लीड्स बिहेव ऐसे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे लीड कैसे बिहेव करता है? सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर? बताइए क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टर। सुनिएगा, नॉर्मल जो लीड होता है वो कंडक्टर होता है, लेकिन उसको जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखा ये किया जाता है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली लीड जो है वो कंडक्टर है, लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं। इन नेटवर्क ए स्मॉल मैसेज used to pass between one station to another station is known as token, word, byte या ring। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, एक नेटवर्क है जहाँ पे स्मॉल मैसेज को क्या कर रहे हैं हम लोग, पास कर रहे हैं दो स्टेशंस के बीच में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलेंगे टोकन। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? बेकेलाइट, नाइलॉन, पॉलीथीन या स्टार्च? इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च। स्टार्च जो होगा नेचुरल पॉलीमर होगा। और कौन कौन से नेचुरल पॉलीमर होंगे? ठीक है, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन है, ये भी नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च तो बात कर चुके हैं। सेल्यूलोज, अच्छा सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? घास फूस जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है।
ठीक है। अब सेल्यूलोज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया कि आ, किस तरह के एनिमल्स का ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो जनरली बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो जो हार्वीवोर्स एनिमल्स होते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना रहता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और कौन कौन है। डीएनए है, आरएनए है, नेचुरल रबड़ है, ये सारे क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। बात करें सिंथेटिक पॉलीमर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है इनमें से। ठीक है। तो ये याद रखना है सबसे पहले तो नाइलॉन। ठीक है। नाइलॉन कहाँ पे यूज़ होता है, टेक्सटाइल्स में। पॉलीथीन जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, तो बोतल्स बनाने में, बैग्स बनाने में। उसके बाद पीवीसी है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप्स बनाने में सुने होंगे पीवीसी पाइप्स। उसके बाद टेफ्लॉन की बात करें तो ये नॉन स्टिक कोटिंग होता है। ठीक है। पॉलीस्टायरीन जो होता है वो पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, और पॉलीस्टर जो होता है क्लोथिंग एंड बोतल्स के लिए। तो आपको क्या क्या याद रखना है सिंथेटिक पॉलीमर में, नाइलॉन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन और पॉलिस्टर। ठीक है। ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर है। अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी या इलाहाबाद। अकबर्स का जो मकबरा था या कब्र था वो कौन से प्लेस पे लोकेटेड है। ठीक, कर लिया होगा आपने। ठीक है। तो सुनिएगा, अकबर ने अपना जो टॉम्ब है वो अपने से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। कब्र जो है लास्ट टाइम पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके कंप्लीट होने से पहले ही वो मर गए थे। ठीक है। तो उसके बाद कौन उस कब्र को कंप्लीट करेंगे, तो उसका जो बेटा था वही कंप्लीट किया था। कौन, तो जहांगीर के द्वारा वो कब्र कंप्लीट किया गया था, और वो था कहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है। सिकंदरा जो कि आगरा के पास है, वो वहीं पे उसका कब्र है। पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, लिटरेचर, सोशल सर्विस, क्लासिकल म्यूजिक या पॉलिटिक्स। भीमसेन जोशी का एसोसिएशन कौन से फील्ड से है, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, क्लासिकल म्यूजिक या पॉलिटिक्स। ठीक है। कर लिया हुआ आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासिकल म्यूजिक। तो ये पंडित भीमसेन जोशी जो है बहुत बड़े वोकलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस, सर्वर, रेंडरिंग इंजन, पेज इंजन या सर्च इंजन। ठीक है। वेब ब्राउजर में जो हम लोग वेब पेजेस हम लोग को देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। वेब ब्राउज़र में जो वेब पेजेस हम लोग को डिस्प्ले होता है वो किसकी वजह से, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वेब पेज जो हम लोग को दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेंडरिंग इंजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिपिटकाज आर सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, पारसीज, जैन या बुद्धिस्ट। त्रिपिटकाज जो है ये किसका पवित्र बुक है। ठीक है। तो ये हो जाएंगे जैन्स के जो पवित्र बुक है ये, सॉरी, बुद्धिस्ट का। त्रिपिटकास जो है बुद्धिस्ट के सीक्रेट बुक यानी पवित्र बुक में से आता है। त्रि मतलब होता है तीन। ठीक है। और पिटकास मतलब होता है बास्केट, तो तीन बास्केट यानी कि त्रिपिटकास। ठीक है। तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इसलिए बोला गया है इसको त्रिपिटकास। ठीक है। क्या क्या है, विनाया पिटकास, सुत्ता पिटकास एंड अभिधमा पिटकास। ठीक है। ये तीन पिटकास हैं जिसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं त्रिपिटकास। ठीक है। क्या क्या विनाया पिटकास क्या है उसमें, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, है ना। मॉन्क्स के लिए और नन्स के लिए रूल्स हैं वहाँ पे। ठीक है। विनाया पिटकास में। उसके बाद सुत्का पिटकास में क्या है, बुद्धाज डिस्कोर्सेज एंड सरमन्स। ठीक है। उसके बाद अभिधमा पिटकास में क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी और साइकोलॉजी को डील करता है। ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, तीनों ही पिटकास में क्या क्या चीज़ है। तो पहला वाला विनय पिटकास में मॉन्क्स और नन्स से रिलेटेड रूल्स है। उसके बाद बुद्धा जी ने जो सरमन वगैरह दिया था, ठीक है, उस पे बेस्ड है सुत्ता पिटकास। उसके बाद अभिधम्मा जो पिटकास है वो बुद्धा जी के फिलोसफी और साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इफ़ ए कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी, इट्स
export become cheaper and import become costlier. Export become costlier and import become cheaper. Export value is equivalent to import value. No effect on export and import. ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी वैल्यूज़ का मतलब वैल्यू को गिरा देना। तो अगर किसी कंट्री का, जैसे हम लोग का ही अभी, ठीक है, इंडिया का जो करेंसी है वो गिरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गिरते ही जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। तो इंडिया का जो करेंसी है वो अगर डी वैल्यूज़ हो जा रहा है, यानी कि उसका वैल्यू अगर कम हो जा रहा है, इट्स, ठीक है, तो हम लोग का, जैसे मैंने अभी बात की कि हम लोग का करेंसी जो है गिरते जा रहा है, किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले, ठीक है। तो इससे होगा क्या? एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, ऐसा क्या? या फिर एक्सपोर्ट करना कॉस्टलियर हो जाएगा, इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, ऐसा है? या फिर दोनों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या दोनों ही इक्वल रहेगा? तो याद रखिएगा, जब भी करेंसी डिवैल्यूज होता है, यानी कि करेंसी का जो इम्पोर्टेंस है वो आहिस्ते आहिस्ते गिरता है, तो क्या होता है कि हम लोग का एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता है, माने हम लोग जो बेच रहे हैं वो सस्ता हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, यानी कि हम लोग जो खरीद रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से नुकसान हम ही लोगों को होता है, ठीक है। तो अगर आपका करेंसी डिक्रीज़ कर गया है तो एक्सपोर्ट करना तो आसान हो जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट आप कर दीजिए, सस्ते दाम में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपोर्ट करिएगा वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉरेन बायर्स के लिए, उन लोगों के लिए वो सस्ता पड़ेगा, तो वो लोग आसानी से क्या करेंगे, अपने कंट्री के अंदर मंगाएंगे, हम लोग का जो कंट्री का जो माल वगैरह है वो अपने कंट्री में मंगाएंगे। लेकिन हम लोग जब मंगाएंगे कोई चीज़ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंडेक्स मेजर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंडेक्स क्या चीज़ को मेजर करता है? ठीक है, तो ये मेजर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। तो ये कैसे मेजर करता है? बाय शोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग सेक्टर का जीडीपी इंडेक्स की बात कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, और भी सर्विसेज हैं, ठीक है। रागनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ कश्मीर, केरला, हरियाणा या मणिपुर। रागनी एक फोक सॉन्ग है, ठीक है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? कश्मीर है, केरला है, हरियाणा है, मणिपुर है, ठीक है, कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। रागनी जो है वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है। बात करें कश्मीर के कौन से फोक सॉन्ग्स है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, रऊफ़ है, दुमहल है, बचा नगमा है, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये फोक सॉन्ग है या फिर फोक डांस है, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। रऊफ़ है, दुमहल है, या बचा नगमा है, तो ये सारे कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद केरला की बात करें तो ये डांसेस फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है केरला से है, ठीक है। उसके बाद बात करें मणिपुर का जो है मणिपुरी जो डांस है वो है, ठीक है। तो रागनी जो है ये फोक सॉन्ग कहाँ का है? हरियाणा का है, बाकी सब ये सारे डांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, इनमें से कौन से बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है? इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया अफगानिस्तान, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो लाइन था, एक्चुअली रेड क्लिफ एक लॉयर हुआ करते थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था। तो इंडिया और पाकिस्तान मतलब ये नहीं कि इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान, उस टाइम बांग्लादेश भी हुआ करता था पाकिस्तान का पार्ट। तो इन्होंने इस तरह से डिवीज़न किया था, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इंडिया, ये इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश, क्योंकि उस टाइम जो था वो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा,
ठीक है। उसके बाद बात करें कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा लाइन है, तो ये हो जाएगा मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। उसके बाद बात करें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो है डोनाल्ड लाइन। ठीक है, ये 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है कश्मीर रीजन में। ठीक है, ये बनाया गया था 1893। और जैसे बात करें हम लोग कि रेड क्लिफ लाइन कब बनाया गया था, लाया गया था, तो 1947 में ही लाया गया था। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म इबोला स्टैंड फॉर? इबोला का मतलब क्या है? ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन बांग्लादेश, ए सिटी इन सीरिया डिस्ट्रॉयड बाय आईएसएस, नन ऑफ दीज। ठीक है, कर लिया होगा आपने। इबोला का मतलब क्या है? ठीक है, इबोला एक्चुअली एक तरह का वायरल डिजीज़ है जो कि वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। अब वेस्ट अफ्रीका के कौन से कंट्री में, ये भी बात बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, तो एक तरह का वायरल डिजीज़ है। अब इबोला जो था एक्चुअली एक रिवर का नाम पे आया है। ठीक है, रिवर के नाम पे आया है। रिवर कौन से कंट्री का? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये जो कंट्री है इसमें एक रिवर है, क्या नाम है? इबोला, उसी के नाम से आया है ये इबोला। ठीक है, तो इबोला एक्चुअली वहाँ पे जो है पहला, ठीक है, was the name because the first outbreak occurred in a village near Ebola river। तो पहला जो आउटब्रेक हुआ था वायरस का वो वहीं पे हुआ था 1976 में। ठीक है, इसलिए उसी रिवर के नाम पे ही रख दिया गया है इबोला, एक वायरल डिजीज का नाम। ठीक है, which of the following is not a nitrogenous fertilizer? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपरफॉस्फेट। इनमें से कौन सा है जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है? सुनिएगा, नाइट्रोजन जो है प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस नहीं है? अमोनियम सल्फेट की बात करें, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो नाइट्रोजन तो है, क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद यूरिया की बात करें तो NH2CO NH2 होता है, या फिर CH4N2O। ठीक है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो NH4NO3 होता है। लेकिन सुपर फॉस्फेट की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, देखते नाम से पता चल रहा है फॉस्फेट है उसमें। ठीक है, तो फॉस्फोरस है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो इनमें से सिर्फ एक ही है जो नाइट्रोजन नहीं है, वो है सुपर फॉस्फेट। बाकी यूरिया का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए अच्छे से, NH2CO NH2। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, सो अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3। द एब्सोल्यूट जीरो इज ए टेम्परेचर एट विच मोलिकुलर मोशन ऑफ ए गैस वुड सीज, वाटर फ्रीज, ऑल गैसेस बिकम लिक्विड, ऑल गैसेस बिकम सॉलिड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में बात करें, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदल लीजिएगा तो ये क्या होता है, -273.15। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा थ्योरेटिकल टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। बात करें कि इसमें होता क्या है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पूरा जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि उसका वाइब्रेशनल मोशन जो है या फिर मोशन जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी कि 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है या वाइब्रेशनल मोशन जीरो हो जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। काइनेटिक एनर्जी वाला भी बहुत बार पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाय, एक है नेशनल सॉन्ग, एक है नेशनल एंथम। ठीक है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था?
रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुरेंद्र बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, तो वंदे मातरम जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब ये जो है हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, थोड़ी देर पहले तो नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे हम लोग नेशनल एंथम के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि नेशनल एंथम और इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, तो दोनों को साथ में लेकर के काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इन्होंने ये सॉन्ग संस्कृत और बंगाली में लिखा था। कब? 1870s में। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था 1882 में। कौन सा नोवेल में? आनंद माठ। ठीक है, तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है आनंद माठ है, उसमें पब्लिश हुआ था ये चीज़। ठीक है, उसके बाद ये कब गाया गया था पहली बार? ठीक है, तो कोलकाता का जो सेशन था 1896 वाला, उसमें गाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो पहला 2 लाइन था उसको नेशनल सॉन्ग के तौर पे अडॉप्ट किया गया 1950 में। ठीक है, उसके बाद बात करें ये नेशनल सॉन्ग है। अब नेशनल एंथम की बात कर लेते हैं। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। ये 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और ये गाया भी गया था 1911 में, जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें गाया भी गया था। तो याद रखिएगा, देखिए कि हम लोग का जो कलकत्ता सेशन हुआ था आईएनसी का, ठीक है, उसमें वंदे मातरम सॉन्ग भी गाया गया था और नेशनल एंथम जो था जन गण मन, वो भी कलकत्ता सॉन्ग में ही गाया था, लेकिन यहाँ पे 1911 है। ठीक है, जन गण मन 1911 है और उसके बाद जो वंदे मातरम है वो 1896 है। दोनों ही कलकत्ता सेशन में हुआ था। हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती? ठीक है, ए मेनन, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। हमसा दमयंती जो प्रिंसेस हुआ करती थी, प्रिंसेस जो थी दमयंती, उनका ये जो पेंटिंग है वो राजा रवि वर्मा ने पेंट किया था, जो ये बतला रहा था कि एंशियंट टाइम में, ठीक है, जो महाभारत है उसमें जो एक ठीक है, उसमें जो एक सीन है जिसमें प्रिंसेस दमयंती बात कर रही हैं अपने, ठीक है, हमसा यानी सॉन से, जो कि मैसेंजर के तौर पे काम करता है फॉर हर फ्यूचर हस्बैंड किंग नाला। ठीक है, तो ये पेंटिंग बनाई थी राजा रवि वर्मा ने जी ने। अब मैच करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस में आते हैं। ठीक है, क्या क्या है? बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा? माइका मीका जो भी है, ठीक है, कोल है, कॉपर है, इसका रिजर्व रीजन कहाँ पे है? जैसे लोहारडगा है, भिलवाड़ा है, झुंझुनू है, झरिया है। ठीक है, जैसे झरझरिया में क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा, माइका मिलेगा, कोल मिलेगा या कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि बॉक्साइट जो मिलता है वो हम लोग का लोहारडगा यानी झारखंड में मिलेगा बॉक्साइट। ठीक है, झारखंड में बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं हम लोग को। ठीक है, और क्या है झारखंड में? जैसे कोयला जो है वो भी झारखंड के झरिया में पाया जाता है। ठीक है, बात करें कि भिलवाड़ा कहाँ पे है? भिलवाड़ा राजस्थान में है। भिलवाड़ा में क्या मिलेगा हमको? माइका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कॉपर जो है वो झुंझुनू, ठीक है, वो राजस्थान में मिलेगा। तो बॉक्साइट हो गया हम लोग का झारखंड में यानी लोहारडगा में। उसके बाद हो गया कोयला भी हो गया झारखंड के झरिया में। मीका, ठीक है, माइका जो है वो भिलवाड़ा राजस्थान में और कॉपर भी झुंझुनू राजस्थान में। Which of the following scientists gave the law that governs the force of attraction repulsion between two charged particles? चार्ल्स डुफे, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज या चार्ल्स कूलम? किस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था कि दो चार्ज बॉडी होगा अगर, तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ठीक है, जो फोर्स होगा उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा अगर दो चार्ज पार्टिकल है कहीं पे रखा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा चार्ल्स, किसने कहा था? कूलम कहा था, चार्ल्स कूलम ने। ठीक है, और आर्किमिडीज क्या होता है? आर्किमिडीज जो होता है वो जो नाव तैरता है, बायोंसी फोर्स की बात कर रहा था, वो आर्किमिडीज थे। ठीक है, बायोंसी फोर्स यानी कि कोई पार्टिकल जब
पानी में होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब बात करें इसी को चार्ल्स कूलम साहब ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। ठीक है, यही चीज़ बतला रहा है कि दो पार्टिकल अगर है तो उसके बाद उसके उन दोनों के बीच में या तो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, लेकिन फोर्स तो होगा। ठीक है, और फोर्स का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, यानी कि दो अलग अलग जो चार्जेस थे उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसका रिलेशन जो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, माने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, वो इन्वर्स रिलेशन में आता है। ठीक है, तो ये वाला भी याद रखना है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये कौन सा लॉ कहलाता है? कूलम्स लॉ को ही, ठीक है, चार्ल्स कूलम ने दिया था। व्हाट इज कॉल्ड सनसाइन विटामिन? इनमें से किसको सनसाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी को क्या बोला जाता है? सनसाइन विटामिन। ठीक है, क्योंकि ये सूरज की हेल्प से हम लोग को मिल जाता है। एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड? ठीक है, ऑटोमोबाइल्स बैटरी में जो एसिड यूज होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, इन लीड एसिड कार्बेटरीज टू, ये क्या चीज़ करता है? तो फैसिलिटेट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करता है। सॉरी, यहाँ पे गलत मार्क हो गया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होगा। एसिड यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैटरी आर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हु रोट रघुपति राघव राजाराम? ठीक है, ये जो भजन सुनते हैं रघुपति राघव राजाराम, ये किसने लिखा था? गांधी जी, टैगोर, अरविंद घोष या विष्णु दिगंबर पुलस्कर? ठीक है, तो रघुपति राजाराम जो है, राघव राजाराम जो है, ये भजन जो है इसको पॉपुलराइज किया था गांधी जी ने, लेकिन लिखा कोई और था। ठीक है, किया आपने आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पुष्कर जी। ठीक है, ये लिखा गया था और किसको एट्रीब्यूट करने के लिए लिखा गया था? तो ये हो जाएंगे जो पोएट हुआ करते थे 70 सेंचुरी के, लक्ष्मण आचार्य जी, उनको एट्रीब्यूट किया गया था। लेकिन गांधी जी जब इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम गांधी जी ने इसको पॉपुलराइज किया था, राघव राजाराम को पॉपुलराइज किया था। ठीक है, लिखा गया किसके द्वारा? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायन? कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनियम या हाइड्रोक्साइड? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमोनियम। ठीक है, अमोनियम में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वो। ठीक है, बाकी बात करें कि कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट का होता है CO3 2-। ठीक है, ये किस तरह का आयन है? एनायन है, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज है। देखिए -2 जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। उसी तरह से नाइट्रेट की बात करें तो NO3- है। ठीक है, उसके बाद OH की बात करें, यानी हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH- है। ठीक है, तो ये सारे एनायन है। और कैटायन की बात करें तो कैटायन है अमोनियम, NH4+ में है। तो याद रखना है, कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नया पैसा वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन ... वाज रीनेम्ड पैसा इन 1964, 1957, 1962, 1960 या 1959? कहना ये चाह रहा है कि एक नया पैसा इंट्रोड्यूस हुआ था इतना साल में, और उसका नाम जो रखा गया था 1964 में, नाम चेंज करके पैसा रख दिया गया। ठीक है, कोई एक कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, कब? तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, और इसका नाम बाद में 1964 में पैसा रख दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में।
नया पैसा जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में, और इसमें इसका नाम जो है पैसा रखा गया था। अब इसमें हुआ क्या था सुनिएगा, पहले जो हुआ करता था वो आना आना के टर्म में हुआ करता था, ठीक है, 16 आना, वो जो सिस्टम था वो आना के टर्म में चलता था। लेकिन जैसे ही नया पैसा इंट्रोड्यूस हुआ उसमें ही 100 पैसा का कंसेप्ट आया, ठीक है, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे। पहले क्या हुआ था, 16 आने में 1 रुपया, इस तरह से का होता था। तो 1964 में उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, पैसा रख दिया। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1957 में, ठीक है। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, द कोकोनट, सैंडलवुड, बनियान या नीम, ठीक है। नेशनल ट्री क्या हो जाएगा, बनियान ट्री हो जाएगा। इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 14, मई 1, अगस्त 1 या मई 10। इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1। इसको लेबर डे भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हर साल 1 मई को मनाया जाता है, या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे, एक्सपांशन ऑफ आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस या इंडियन एडमायरेशन सर्विस। तो आईएएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट परमानेंट मेंबर्स 3, 4, 5, 6। यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 परमानेंट मेंबर है। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो टोटल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो वो 15 टोटल मेंबर है, ठीक है। 15 में 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, माने उनका कार्यकाल चेंज होता रहा, उनका जो चेयरमैनशिप है वो बदलते रहता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 मेंबर परमानेंट मेंबर है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा परमानेंट मेंबर है और कौन सा नहीं है, तो इसको याद रखने के तरीका क्या है, फारूक याद रखेंगे ट्रिक में, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। फिर से मैं बता रहा हूँ, फारूक मतलब फ्रांस, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और चाइना, ये जो है 5 जो है परमानेंट मेंबर है, तो इसको याद रख सकते हैं फारूक से। बाकी 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर है। श्रीनिवास रामानुजन वॉज ए ग्रेट लॉयर, मैथमेटिशियन, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिल्म स्टार। रामानुजन जो है वो लॉयर थे, मैथमेटिशियन थे या मेडिकल प्रैक्टिशनर थे या फिर फिल्म स्टार, क्या थे वो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिशियन, ठीक है। रामानुजन जो जी थे वो मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े, इन्होंने कोई डिग्री नहीं लिया था मैथमेटिशियन का, या स्पेशल कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं किए थे, फिर भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन ही थे। Which of the following book was written by Roman writer Pliny the Elder? इनमें से कौन सा बुक लिखा गया था, ठीक है, रोमन राइटर जो थे प्लिनी द एल्डर, वो कौन सा बुक लिखे थे, इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री, ज्योग्राफिया या पेरिप्लस ऑफ द एर्थीरियन सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी द एल्डर के द्वारा जो लिखी गई थी बुक वो था नेचुरल द हिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ कवर था, ठीक है, तो नेचुरल साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री, आर्ट्स, मेडिसिन, इनके बारे में ये बुक कवर था, ठीक है, इसलिए ये बुक ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बात करें इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ट्राइपोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक, जेलीफिश, एस्केरिस, अर्थवर्म या प्लेनेरिया।
ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा एनिमल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है ये भी तो समझेंगे तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, ठीक है, जिसके पास 3 जर्म्स लेयर हो। ठीक है, 3 जर्म लेयर है, क्या क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अगर 3 जर्म लेयर है तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास 2 जर्म लेयर है, जैसे कि एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ये 2 जर्म जो लेयर है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, कहाँ पे होगा ये? तो एम्ब्रियोइक डेवलपमेंट में जो होगा, 2 जर्म लेयर अगर होगा तो इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 जर्म लेयर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो ये इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जेलीफिश जो होता है वो होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एकरिस है, अर्थवर्म है, प्लेनेरिया है। कथकली इज ए डांस फॉर्म। कथकली कहाँ का डांस है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? ठीक है, तो कथकली की बात करें तो ये केरला का है कथकली। और कौन सा है? मोहिनीअट्टम। ठीक है, फेमस डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम केरला का है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक से बहुत कम लोगों को याद जाता है, क्या है? यक्षगाना। यक्षगाना गाना गाना जो है ये कर्नाटका का है। उसके बाद दुलु कुंथा या जो है, उसके बाद वीरगेश। ठीक है, ये सारे कर्नाटका के डांस फॉर्म हैं। उसके बाद बात करें हम लोग तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी है। ठीक है, आगे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ड बिटवीन द फोर्सेस ऑफ अकबर एंड हेमू अब्दाली एंड द मराठास, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। तो पहला जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? ठीक है, तो आपको पता है कि जो पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वहीं से मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया और एक साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो गया। वो कौन सा था? तो इब्राहिम लोधी जो थे, है ना, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये जंग हुआ था। तो लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो गया था और मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। A charge of 20 coulomb passes from one point to another point in a circuit. If the potential difference between 2 points is 5 volt, the amount of work done is 10 जूल, 2.5 जूल, 0.4 जूल या फिर 5 जूल। क्या बोला है? एक चार्ज है जिसको हम लोग ले करके जाते हैं एक चार्ज है जिसका चार्ज है वो कितना है? 2 कूलम है। ठीक है, उसको एक जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है? 5 वोल्ट है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में? ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी। ठीक है, वर्क डन जो हम लोग को करना पड़ेगा वो Q इंटू वी करना पड़ेगा। Q क्या है? चार्ज है, V क्या है? वोल्टेज है। तो चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम और वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्टेज। ठीक है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down that Indian citizen has a right to use any restaurant, road और public places? इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हर एक सिटीजन का अपना राइट है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट पे जा सकता है, रोड पे जा सकता है, पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है? आर्टिकल 17(1), आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 14(2) या आर्टिकल 16(1? ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा ये कहलाता है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है? तो ये आर्टिकल 15 का 2 है। ठीक है, तो 15(2) ये कहलाता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस या रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के कि वो पब्लिक प्लेस पे ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, उसका हक है। ये आर्टिकल 15(2) कहलाता है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस यानी कि शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है,
ठीक है, पब्लिक इंटरटेनमेंट है वो कहीं पे भी जा सकता है, उसका वो हक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15(2). तो ये 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग 16वां पार्ट जो करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कब आ रहा है वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।